आप सभी साथियों का मेरे YouTube चैनल बहुजन सेंटर में स्वागत है। आप सभी साथियों को जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी। साथियों, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जाए। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे कि जो भविष्य में 2027 में विधानसभा का चुनाव होगा, क्या उस भविष्य के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की सरकार बन सकती है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। साथियों, 2022 का जो विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ है, तो विधानसभा चुनाव संपन्न होने से पहले ओपिनियन पोल के द्वारा ये दिखाया गया था कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने की ज़्यादा संभावना है। और फिर जैसे ही चुनाव संपन्न हुआ, उसके बाद नेशनल मीडिया के द्वारा ये फिर दिखाया गया कि अब जो है भाजपा पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ वापसी करेगी। साथियों, ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल क्या होता है, ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। साथियों, चुनाव से पहले मीडिया के लोगों के द्वारा जनता के बीच में जाकर ये सर्वेक्षण किया जाता है कि जनता का रुझान किस पार्टी की तरफ ज़्यादा है, और फिर वो उसके आधार पर अपना ओपिनियन देते हैं कि इस पार्टी की सरकार बनेगी या इस पार्टी की सरकार बनने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और एग्जिट पोल क्या होता है? साथियों, जब चुनाव संपन्न हो जाता है तो मीडिया के द्वारा फिर जो है सर्वेक्षण के आधार पर ही ये बताया जाता है कि अब इस पार्टी की सरकार बनेगी। तो साथियों, जिन मीडिया के लोगों ने ओपिनियन पोल में अखिलेश यादव की सरकार को लेकर के ये बताया था कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, फिर एग्जिट पोल में उन्होंने ही भाजपा की सरकार के बारे में अपना पक्ष दिया कि भाजपा की सरकार बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। साथियों, मीडिया ने जो ओपिनियन पोल दिखाया था, उस ओपिनियन पोल के ज़रिए अखिलेश यादव जी के अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंस पैदा हुआ और उन्होंने जो नेशनल मीडिया है उसके ऊपर विश्वास करके ये कहा कि अब हम लोग सरकार बना लेंगे। लेकिन जैसे ही चुनाव संपन्न हुआ, फिर उन्हीं मीडिया के द्वारा एग्जिट पोल में समाजवादी पार्टी को दूसरे नंबर पर और भारतीय जनता पार्टी को पहले नंबर पर दिखाया गया। साथियों, 9 मार्च को जो वाराणसी में 3 गाड़ियां ईवीएम की पकड़ी गई और समाजवादी पार्टी के लोगों ने जब उन गाड़ियों को पकड़ा तो रात ही में माननीय अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि 2022 का विधानसभा चुनाव लोकतंत्र के लिए आखिरी चुनाव है और हो सकता है कि इसके बाद जनता को जैसे आज़ादी के लिए क्रांति करनी पड़ी, वैसे अब जो है लोकतंत्र के लिए क्रांति करनी पड़े। ये बात माननीय अखिलेश यादव ने ऑन रिकॉर्डेड कही है। लेकिन जब रिजल्ट आया 10 मार्च को, तो भाजपा को पूर्ण बहुमत की सरकार में आने के बावजूद अखिलेश यादव ने ईवीएम मशीन के ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाया और ना ही
समाजवादी पार्टी के लोगों के द्वारा कोई उस पर बोलने के लिए राजी हुआ और ना ही बहुजन समाज पार्टी के द्वारा कोई प्रतिक्रिया दी गई। साथियों, अखिलेश यादव के द्वारा एक स्लोगन लगाया गया था इस विधानसभा के चुनाव में, नई हवा है, नई सपा है। तो इस स्लोगन का जवाब देने के लिए जो भाजपा के एक वरिष्ठ नेता अनुराग ठाकुर के द्वारा इस स्लोगन का जवाब देने के लिए उन्होंने कहा कि नई हवा है, नई सपा है और 10 मार्च को अखिलेश यादव कहेंगे ईवीएम बेवफा है। साथियों, तो बीजेपी के लोगों को कहीं ना कहीं ईवीएम मशीन पे फुल कॉन्फिडेंस था, जिसका जवाब अनुराग ठाकुर जी ने दिया। और जो भाजपा का वोट प्रतिशत था 2022 के विधानसभा चुनाव में 41.3% उनको वोट मिला है। बहुजन समाज पार्टी को लगभग 13% मिला है और समाजवादी पार्टी को लगभग 35% वोट मिला है। साथियों, 2007 में बहुजन समाज पार्टी को 22% वोट मिला था और 12 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ 2012 में, तो उसमें समाजवादी पार्टी को 21% वोट मिला था। तो जब 2022 का विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया तो अखिलेश यादव का जो वोट प्रतिशत 35% बढ़ गया। तो मीडिया के लोगों ने ये दिखाया कि अखिलेश यादव का वोट प्रतिशत बढ़ा है और अखिलेश यादव ने भी सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापन किया कि हम लोग जो है भविष्य में वोट प्रतिशत जिस हिसाब से बढ़ा है उसके हिसाब से हम लोग सरकार बना सकते हैं। साथियों, मैं आप लोगों को एक महत्वपूर्ण चीज़ बताना चाहता हूं कि 2027 का विधानसभा चुनाव 5 साल बाद संपन्न होगा, उस विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं और 5 साल पहले कह रहा हूं? तो इसके पीछे कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी है। साथियों, जो बैलेट बॉक्स से, बैलेट पेपर से जो चुनाव हुआ था, तो उस बैलेट में सबसे ज़्यादा वोट समाजवादी पार्टी को पड़ा। सेकंड नंबर पे भाजपा थी और थर्ड नंबर पे बहुजन समाज पार्टी। लेकिन जो बैलेट बॉक्स के जरिए वोट पड़ा उसमें सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी को मिला और उसके बावजूद भी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को ये नहीं समझ में आया कि जब बैलेट पेपर में हमारा वोट ज़्यादा है तो ईवीएम मशीन में कम क्यों निकल रहा है, ये उनको समझ में नहीं आया और वो अपने कार्यकर्ताओं को, जनता को ये गुमराह कर रहे हैं कि 2027 में उनकी सरकार बनेगी। यही काम बहुजन समाज पार्टी के लोग भी कर रहे हैं। और जो ईवीएम मशीन में गड़बड़ियाँ हुई, जो वाराणसी में पकड़ी गई, उसके बाद इनको सड़कों पे आंदोलन करना चाहिए था। ये काम न समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया न बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इनके पास आय से अधिक संपत्ति है, इन्होंने कोई ना कोई घोटाला किया हुआ है। तो यदि ये लोग सड़कों पे आंदोलन करेंगे तो जैसे लालू जी को जेल में जाना पड़ा, वैसे ही मायावती और अखिलेश जी को जेल के दरवाजे खुले हुए हैं। इन लोगों को शिफ्ट बस खाली करना रहेगा जैसे ये आंदोलन चालू करेंगे। और मायावती
अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव, बहुजन समाज के इन सभी नेताओं से अब कोई भी उम्मीद नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? कि ये अब कोई आंदोलन करने वाले नहीं हैं। ये लोग समाज को बस खाली मिसगाइड करेंगे। साथियों, 2022 के विधानसभा चुनाव में जो भाजपा जीती, तो आपको लग रहा होगा कि भाजपा जीती, लेकिन जिसकी समाज में विचारधारा स्थापित होती है उसी का राज जो है कायम होता है। बीजेपी के लोगों ने हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे, काशी में मंदिर बनाएंगे, तो ये जो विचारधारा उनकी थी हिंदुत्ववादी, ये जो है समाज में प्रस्तापित थी और हमारे लोगों ने भी उनको वोट किया। तो यदि हमारे लोगों ने अपनी विचारधारा के बारे में पढ़ा होता, अपनी विचारधारा को जाना होता, तो फिर जो है ये गड़बड़ियाँ नहीं होती। और जो हमारे लीडर जिनको हम मानते हैं, उन लीडरों के द्वारा भी वो उन्हीं की विचारधारा को लेकर के चलते हैं। बहन जी ने चुनाव से पहले ये कहा था कि हम परशुराम का मंदिर बनाएंगे, और फिर अखिलेश यादव के द्वारा भी हाथ में फरसा लेकर के ये कहा गया कि हम भी जो है परशुराम का मंदिर बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो हिंदुत्ववादी विचारधारा है ये बहुजन लीडरों पर भी हावी है। ये भी एक जो है मूल कारण है। तो साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से चुनाव इसी तरीके होता रहा तो इन दोनों पार्टियों की सरकार भविष्य में नहीं बनने वाली है। और जो बहुजन समाज की थ्योरी को लेकर के चल रहा है, जो 85% की थ्योरी को लेकर के चल रहा है, वर्तमान में बहुजन समाज को वही एक नई दिशा, वही एक नया संदेश दे सकता है, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। और यदि हम लोग यादव सिर्फ अखिलेश यादव को देखेगा, मायावती को चमार देखेगा, तो फिर जो है हमारी राजनीति सफल होने वाली नहीं है। यदि हम अपनी राजनीति को सफल करना चाहते हैं तो हमें बहुजन जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट पे काम करना पड़ेगा। साथियों, यदि हिंदू राष्ट्र की बात वो लोग करते हैं तो हमें और आपको ये सवाल करना होगा, अपने लोगों को जागरूक करना होगा कि उस हिंदू राष्ट्र में बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर की विचारधारा कहाँ रहेगी, पेरियार ललई सिंह यादव की विचारधारा कहाँ रहेगी, बाबू चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु की विचारधारा कहाँ रहेगी, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की विचारधारा कहाँ रहेगी। तो इन लोगों की जानकारी तभी होगी जब आप लोग इन महापुरुषों के बारे में आप लोग अध्ययन करेंगे, उनकी विचारधारा के बारे में अध्ययन करेंगे, और अध्ययन करने के बाद अपना बहुजन समाज को समझाएंगे। क्योंकि जो बहुजन समाज के लोग अपने आप को हिंदू के नाम पर वोट दिया है, तो उनकी विचारधारा से जब तक आप उनको नहीं हटाएंगे और उनको अपनी विचारधारा में नहीं जोड़ेंगे, तब तक हमारी राजनीति सफल नहीं हो सकती। तो मैं बहुजन समाज के लोगों से ये अभी से अपील करता हूँ कि हमें एक ऐसे नेतृत्व के साथ में आना है, एक ऐसे नेतृत्व को तलाश करना है जो 85% की बात करता है, जो बहुजन की बात करता है। इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ और आप लोगों से ये अपील करता हूँ कि जो भी समाज में बुद्धिजीवी वर्ग है वो उस नेतृत्व के साथ में जितना जल्दी से जल्दी जुड़े और बहुजन समाज को जागरूक करके एक नए राजनीति में हम लोग कामयाब हों और
जो हमारे बहुजन समाज के लोगों का हक अधिकार छीना जा रहा है उसको छीनने से रोका जा सके। आप लोग इस मुहिम में मेरा साथ देंगे और बहुजन की सिद्धांत को लेकर के चलेंगे, ऐसी आप लोगों से आशा करता हूं। और इस मौके पर मैं इतना ही बात कहना चाहता हूं। आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।